नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक रहेगा गरीबी और बेरोज़गारी। और इस टॉपिक से हमें आरपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसमें जो पर्सन है वो देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से, हमारे गरीबी और बेरोज़गारी के बारे में। अमर्त्य सेन के द्वारा जो गरीबी की डेफिनेशन दी गई है उसको देखते हैं। गरीबी क्षमताओं का अभाव है और वास्तविक गरीबी की संकल्पना है। यूएनडीपी के अनुसार हम परिभाषा देखते हैं। गरीबी बहुआयामी होती है। एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आधारभूत आवश्यकताएं प्रति की प्राप्ति की असक्षमता है। गरीबी की जो डेफिनेशन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता है। नीति आयोग के अनुसार जीवित रहने, स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी है। जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और दक्षता के लिए। गरीबी के प्रकार। गरीबी 2 प्रकार, एक निरपेक्ष गरीबी, एक सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी को हम न्यूनतम कैलोरी की मात्रा एवं न्यूनतम उपभोग स्तर के द्वारा मापा जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी को हम लॉरेंज बक्कर या गिनी गुणांक के द्वारा मापा जाता है। ये हमारा जो लॉरेंज बक्कर दिखा रखा है, इसमें ओ वाई अक्ष पर आर्थिक असमानताओं का, इस वक्र से हमें आर्थिक असमानताओं का पता चलता है। 1905 में मैक्सो लॉरेंज के द्वारा लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के जितने पास होगा, आय की असमानता उतनी ही कम होगी। यह हमारी निरपेक्ष समता रेखा है और इसी निरपेक्ष समता रेखा, ये हमारा लॉरेंज वक्र है और इसी समता रेखा के जितने पास होगा, जितना इस समता रेखा के पास में ये वक्र जितना पास होगा, आय की असमानता उतनी ही कम होगी और यह जितना अधिक होगा उतनी आय की असमानता अधिक होती है। ये था हमारा लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक। अब देखते हैं हम गिनी गुणांक के बारे में। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के द्वारा प्रदर्शित आर्थिक विषमताओं के गणितीय मान को गिनी गुणांक कहा जाता है। 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने विकसित किया। न्यूनतम मूल्य 0, अधिकतम मूल्य 1। जब इसका मान 0 है तो इसका तात्पर्य है राष्ट्रीय आय की पूर्ण समानता है, प्रत्येक व्यक्ति समान आय प्राप्त होती है। जब इसका मान 1 तो राष्ट्रीय आय के पूर्णतः असमान वितरण से एक ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है, शेष को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। गिनी गुणांक बराबर आदर्श आय की वितरण रेखा एल का क्षेत्र, आदर्श आय वितरण रेखा के बीच का क्षेत्रफल। अब हम गरीबी का दुष्चक्र के बारे में देखते हैं। गरीबी का दुष्चक्र प्रोफेसर रेगनर नर्क्से के द्वारा। गरीबी का कारक ही गरीब है। गरीबी का कारक ही गरीब है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह डेफिनेशन रेगनर नर्क्से के द्वारा। और इसने गरीबी के जो कारण बताए हैं, नंबर 1 संसाधनों का अभाव, कम उत्पादन, आर्थिक गतिविधियों को कम करना, रोजगार का कम होना, कम आय, कम बचत, कम निवेश, गरीबी। अब हम 1999-2000 के एनएसएसओ विधि अपनाया गया है। 1999 और 2000 के पश्चात एनएसएसओ विधि अपनाया गया
वर्तमान में गरीबी रेखा का आंकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान एनएसएसओ के द्वारा भारत में गरीबी का अनुमान स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व दादा भाई नौरोजी, इनकी ये पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक रीट की जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ था। ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 से 1868 के बीच में 16 से 35 रुपये उन्होंने इसकी कीमत बताई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में 15 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय जो प्राप्त करने वाला वो गरीबी की श्रेणी में माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात D.R. गाडगिल ने 1962 में 20 रुपये के द्वारा 1971 में दांडेकर रथ न्यूनतम कैलोरी 2250 प्रतिदिन और 1973-74 में 2100 शहरी और 2400 ग्रामीण। RPSC 2020 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि तेंदुलकर की अध्यक्षता में नियुक्त विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2009 के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.9। सुरेश तेंदुलकर समिति वर्ष 2004 में ग्रामीण भारत 816 और शहरी भारत में 1000 रुपये और प्रतिशत में 25.7, 13.7, संपूर्ण भारत में 21.9% गरीबी रेखा। तेंदुलकर समिति में सर्वाधिक गरीब राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत में छत्तीसगढ़ 39.9%। सी रंगराजन समिति 2014 में ग्रामीण 972 रुपये, शहरी 1407 रुपये, 30.9%, 26.4%। RPSC के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है गरीबी पर आधिकारिक आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा NSSO के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बेरोज़गारी के बारे में देखते हैं। बेरोज़गारी के बारे में ओकुन का जो नियम है बेरोज़गारी और राष्ट्रीय आय के बीच में संबंध बताता है। किसी भी देश की विकास दर और बेरोज़गारी के बीच से संबंध को बताता है, इन दोनों के विपरीत संबंध को बताता है। किसी भी देश के विकास दर यानी राष्ट्रीय आय और बेरोज़गारी के बीच में संबंध बताता है। ओकुन का प्रश्न में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ओकुन का नियम किन किन के बीच में संबंध बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय और बेरोज़गारी के बीच में ओकुन का नियम संबंध बताता है। ओकुन के नियम के अनुसार यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पादन 3% वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोज़गारी दर में न्यूनतम % की कमी होगी। इसी प्रकार यदि किसी देश में बेरोज़गारी की दर 1% की वृद्धि होती है तो सकल घरेलू उत्पादन में 3% की कमी होगी। नेक्स्ट, फिलिप्स वकर। न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने मुद्रास्फीति की दर के साथ और बेरोज़गारी दर को प्रदर्शित करने के लिए जिस वक्र का प्रतिपादन किया उसे फिलिप्स वक्र कहते हैं। सबसे पहले फिलिप्स वक्र किसे कहते हैं? फिलिप्स वक्र न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे। A.W. फिलिप्स ने मुद्रास्फीति की दर के साथ साथ बेरोज़गारी की दर को प्रदर्शित करने के लिए जिस वक्र का प्रतिपादन किया उसे फिलिप्स वक्र कहते हैं। मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के मध्य मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी की दर के मध्य जो वक्र उन्होंने प्रतिपादन किया है इस वक्र को हम फिलिप्स वक्र कहते हैं। मुद्रास्फीति व बेरोज़गारी की दर के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत। इसके बाद में मिन्जरी इंडेक्स। अर्थशास्त्री ओकुन बेरोज़गारी की दर तथा स्फीति की दर का योग प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, लेफर कर्व। अमेरिकी अर्थशास्त्री ऑर्थर लेफर ने कर से राजस्व की प्राप्ति कर की दर के मध्य संबंध को प्रतिपादित किया है।
लेफर कर्व करों की दर इष्टतम स्तर होता है। कर में वृद्धि के कर राजस्व में कमी होती है। ये हमारा ये जो कर्व दिखा रखा है, एक तरफ ये जो टैक्स रेट है ये यहाँ पर मैक्स अधिकतम दिखा रखा है और ये हमारा लेफर कर्व है। थैंक यू। नेक्स्ट जो आरपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी इकोनॉमिक्स स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में, तो उसमें हमारे ये पर्सन भी पूछा हुआ है कि राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% और आरपीएससी की जो एग्ज़ाम में जो पर्सन पूछा हुआ है वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अध्ययन के अनुसार भारत में क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25.7 और 13.7। यह हमने पढ़ा था, देखो 25.7 13.7, 25.7 ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 13.7। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है आरपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर से। थैंक यू।